हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और निराला ने भी 2 साल न्यूनतम 3 साल किसान सभा में काम करते रहे। तो एक अच्छी बात ये होती है कि जो आप लिख रहे हैं, जो कह रहे हैं, उसके लिए जब अब तक जीवन में एक थोड़ा सा एक्टिविज्म तो होना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में ना सही तो ऐसे जीवन में थोड़ा बाहर निकलते हैं, अपने क्लासरूम से बाहर निकलते हैं तो दुनिया जहान को जानने के लिए एक अच्छा तरीका मिलता है, और आपके पढ़ाने में, आपकी बातों में विश्वसनीयता पैदा होती है। वो ये नहीं होता है कि आप पढ़ा के चले गए तो विद्यार्थी जो है वो दाएं बाएं कर लिया। साहित्य भी यही है कि साहित्य वही टिकेगा जो जीवन के बहुत ही गहराइयों से जुड़ करके खड़ा होगा। अगर आप काले कारनामे और अलका नामक उपन्यास को अगर देखेंगे, अलका में तो सीधे सीधे किसान सभा के आंदोलन का जिक्र है, और पता नहीं आप लोगों में से सारे लोग काले कारनामे पढ़े हैं कि नहीं। काले कारनामे निराला के उपन्यास है, और मनोहर उसका कैरेक्टर है। मुझे लगता है कि प्रेमचंद के बलराज से जरा सा भी कम नहीं है। ये बात थोड़ा सा आपको लग सकती है मैं प्रेमचंद से तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कह रहा हूँ कि बाद में काले कारनामे आया, 36 के बाद गोदान के बाद का लिखा हुआ काले कारनामे छोटा सा उपन्यास है, लगभग 120 पेज 130 पेज का उपन्यास है, लेकिन उस पर उसको हम लोग बाईपास कर गए, या हिंदी जगत बाईपास कर गया। ये बहुत सारा हुआ है, बहुत सारे लोगों के, बड़े लेखकों के साथ भी ये हुआ है कि उनकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं उस पर विचार करते समय उन चीज़ों को फोकस हमारे दृष्टि पथ से गायब हो जाते हैं जो देश समाज के लिए, समाज परिवर्तन के लिए एक बहुत बड़े विजन के साथ जोड़ा जाना चाहिए। मित्रों, ये मैं इसलिए बड़ा सौभाग्य का विषय मेरे लिए है कि आज मुझे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ करना ही चाहिए था, और आप लोगों के बीच बात करने का समय ये है कि जब देश के किसान दिल्ली की ओर मार्च कर रहे हैं, पहुंच चुके हैं, और 206 लोगों का एक ज्वाइंट जो संगठन बना था, ज्वाइंट मोर्चा बना था, उस मोर्चे में ढेर सारे बहसें हैं, ढेर सारे लोगों के रिजर्वेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन उसमें 2 मुद्दे केंद्रीय मुद्दे के तौर पर उठाए गए या रखे गए हैं, 2-3 मुद्दे। इसमें पहला मुद्दा यही है लाभकारी बोली का सवाल, और दूसरा मुद्दा स्वामीनाथन कमेटी के लागू करने से। और ये चीज़ जो है वो मुझे लगता है कि ये समझ में ना आई होती, लेकिन धीरे धीरे जो बहुत अच्छी बात आपने कही कि इतने बड़े पैमानों पर आत्महत्या हुई है, 4 लाख लोग कम नहीं होते हैं। मुझे लगता है कि जब शुरुआत हुई थी तब भी हम लोग लिख रहे थे कि होरी नहीं हारा जी, और नागार्जुन की कविता मैं बार बार उस समय क्लास में पढ़ा बोलते हुए कहता था कि मैं वो कच्चे किसान हूँ, लवण लवण उदधिका खारा पानी जिससे बार बार हारा है। तो लवण उदधिका खारा पानी जिससे बार बार हारा है, वो हारा, वो भयानक तरीके से हारा। मुझे ये समझना होगा कि आखिर वो कौन सी विपत्ति आई। इससे पहले की विपत्तियां छोटी नहीं थी। ध्यान रखने की जरूरत है कि गोदान में होरी की, या और पहले बलराज की या सूरदास की, अलका उपन्यास की, या काले कारनामे के मनोहर की, ढेर सारे चरित्र आपके सामने हैं। वो फांस जैसे उपन्यास तक की यात्रा कैसे होता है, ये एक लंबी यात्रा है। और इन्होंने ठीक ही कहा कि भारत में अंग्रेजी राज को समझना होगा। खास करके अभी एक समस्या और भी आई है बीच में, मैं भी परेशान हो गया इस बात को लेकर के। मैं चिंतित भी हूँ कि खास करके स्त्री डिस्कोर्स छोड़ करके बाकी आसिया के डिस्कोर्स जो है वो अचानक जो है अंग्रेजी राज को पॉजिटिवली देखना शुरू किए हैं, देख रहे हैं। मुझे कैसे देखते हैं मुझे नहीं पता। अगर आप किसान को, भारतीय किसान की समस्याओं को आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि, अचानक लगेगा कि हम एक बहुत भयानक स्थिति भारत के अंग्रेजी राज भयानक स्थिति का दस्तावेज है, जिसके लिए जो 1757 से 1857 तक का 100 ईयर था, प्राइम का आया था, तो प्राइम के 100 वर्ष। दरअसल बुनियादी चीज़ से मैं शुरू करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मैं ख़त्म कर लूँगा, बस छू रहा हूँ जिस पर आप सोच सकें, या एक कहेंगे कि हम कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जिस इन्फॉर्मेशन की रोशनी में आप सोचें क्या दिक्कतें कैसे पैदा हुई, भारतीय किसान को ये दशा से कैसे पहुँचा। भारत सोने की चिड़िया था, आप जानते हैं। विक्रमादित्य के ज़माने में वही स्थिति थी, और अकबर के ज़माने में वही थी, शेरशाह सूरी के ज़माने में भी थी, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए
कि भारत का जो बेसिक ढांचा है वो ग्रामीण सामुदायिक व्यवस्था पर टिका हुआ था। फॉर्मुलेट मैं नहीं कर रहा हूं, फॉर्मुलेट से पहले से लोग करते थे। जी। ग्रामीण सामुदायिक व्यवस्था में गांव एक यूनिट था। साहित्य की हर विद्यार्थी जानता है मध्यकाल का कि एक एक कविता पर गांव दिए जाते थे। जी जी। गांव दिए जाते थे और गांव देने का मतलब हुआ गांव की लगान वसूलने का अधिकार मिलता था। वो कवि लोगों को मिलता था, राजा लोगों को मिलता था, किलेदार जिलेदार को मिलता था, जो भी जो पंच हजारी और 10 हजारी जो थे, वो पंच हजारी में भी पंच हजारी जो है मनसबदारी जो है वो पंच हजारी आय का स्रोत है। इस रूप में ये था। और ये ऐसा नहीं कि मुगल काल में था, ये मुगल काल से पहले था कि कभी भी भारत में गांव उत्पादन राजस्व वसूली किसान से उत्पादन के अकॉर्डिंग होता था। ये बुनियादी सवाल समझने की जरूरत है। जमीन पर सामूहिक हिस्सेदारी थी, गांव की हिस्सेदारी होती थी, गांव का मालिकाना होता था। और जो लगान तय होता था वो चौथ, चाहे भयानक औरंगजेब का चौथ हो या छठवांश हो या विक्रमादित्य के जमाने में जो लिया गया कर प्रणाली हो, वो उत्पादन के अकॉर्डिंग थी। उत्पादन अगर 20 रुपया हुआ तो चौथ हुआ तो 5 रुपया हुआ, उत्पादन 10 रुपया हुआ तो 2.5 रुपया हुआ। ये बात मतलब पॉइंट नोट करने की जरूरत है कि अंग्रेजों ने किया क्या। दूसरा, भारत का कपड़ा उद्योग है, कभी उस पर अलग से चर्चा करेंगे, मेरा विषय नहीं इस पर। तो वो कैसे क्रश किया गया, कैसे दिक्कतें पैदा हुई, ये एक अलग सवाल है। लेकिन बेसिक राजस्व का जो मैं अर्थशास्त्र की किताबों का उदाहरण न देकर के हिंदी के लोगों ने जो काम किया उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। संपत्ति शास्त्र नाम की किताब है, आप जानते हैं, तो उसमें राजस्व कितना पर ईयर का इनकम है किसानों से, उस पर डाटा मतलब इकट्ठा किया है। तो मजेदार किताब पढ़ने लायक है। तो वो डाटा इकट्ठा किया है कैसे राजस्व का जो ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में और उसके बाद के दौर में भारत से इंग्लैंड जाने वाला राजस्व था, उसका कितना बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सिर्फ खेती से किसान ही जाता था। कैसे बदलाव हुआ ये कि आने के बाद बंदोबस्त तो तय हो चुके थे। उससे पहले टोडरमल का बंदोबस्त आप जानते हैं, उसके बाद जो बंदोबस्त, लेकिन उस बंदोबस्त में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, गाँव के सीमांकन हुआ था और मालियत भी नहीं लगी थी। यहाँ क्या हुआ कि पहली बार और दूसरी बार के बंदोबस्त और अधिग्रहण कानून, जो अभी भी मैं उस पर बात नहीं करूंगा, आप याद दिलाइएगा अधिग्रहण कानून के बारे में कि 14 से लेकर के 17 तक और 13 से लेकर के 18 तक भूमि अधिग्रहण कानून में कैसे बदलाव हुए, उन पर भी विचार करने की जरूरत है, क्योंकि वो भी यहाँ बढ़ाना विषय है। मतलब एक एक शाखा पर बात करेंगे तो गजब की स्थिति है। चाहे लागत मूल्य का सवाल हो, चाहे क्रॉप्स के कीमत का सवाल हो, तमाम सारे सवाल हैं, इतने सारे सवाल हैं कि जिन पर अलग अलग से एक एक सेमिनार, एक एक गोष्ठियों की जरूरत होगी। लेकिन यहाँ बेसिक सवाल ये है कि लगान फिक्स की, जिसे आप आज की भाषा में मालियत समझते हैं। बंदोबस्त के बाद हर जमीन की नवैयत के हिसाब से उसके लगान फिक्स किए गए और लगान फिक्स होने के बाद गांव नहीं, फिर यूनिट हुआ खेत, जमीन यूनिट हुई। और जमीन जो है अगर 200 रुपये उसका लगान हुआ तो पूरी गांव की जमीन का कुल मिलाकर के 400 रुपये हुआ। तो एक बीच में कॉम्प्राडोर पैदा हुआ, दलाल जिसे जमींदार कहते हैं। इससे पहले मुगल काल में भी और पुराने में भी जिलेदार और किलेदार होता था, वो राजस्व वसूली के लिए गांव जाता था, जिसके हिस्से में गांव था तो वो गांव के लेकर के जिलेदार किलेदार होकर के राजकोष जाता था। लेकिन ये नहीं था कि जिलेदार जो है गांव का पैसा, लगान का पैसा जमा कर दे और लगान वसूलने के लिए आजाद हो जाए, ऐसा नहीं था। ये बुनियादी सवाल है यहाँ पर। मनमाना नहीं, उसमें ठेकेदारी का मामला है। हमने अगर 20 गांव की ठेकेदारी हमारी हो गई तो 20 गांव का राजस्व 1000 हमने 1000 राजकोष में जमा कर दिया और 1000 के बाद हम कुछ भी वसूलने के लिए तैयार हो गए। तो हम बकरी भी वसूल रहे हैं, दही भी वसूल रहे थे, घी भी वसूल रहे थे, बेटी बहन भी वसूल रहे थे, जूता भी वसूल रहे थे, पैसा भी वसूल रहे थे, जो चाहते थे आजाद थे उसके लिए। और उसके लिए फिर मैं निराला को याद करूंगा कि चतुरी चमार नहीं चतुरी चमार ने याद करी। अरे वो गुड़ैते दागी बंदूक, यही एक पेच है। राजे ने अपनी रखवाली की के बाद नहीं, राजे ने अपनी रखवाली के अलावा मानू मारा रहा है, झिंगू डटकर बोला कविता को ध्यान में रखिए। तो यही पेच है कि जमींदार के कहने पर पुलिस के सिपाही, जमींदार के घोड़े ने पुलिस के कहने पर गोली चलाई
और हकार लगती रही, यही एक पेज है। मतलब जमींदार, सरकार, पुलिस एक थी और किसान अकेले था। उस इतिहास में भी जाने तो बड़ा मजेदार स्थितियां होती हैं कि जमीन का सवाल जो है वो केंद्रीय सवाल कैसे बनता है। राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में सबसे पहले ये सवाल सहजानंद सरस्वती उठाए और उसमें आपका हिंदी का सबसे बड़ा लेखक सहजानंद सरस्वती के साथ 3 साल जेल में रखा, वो है राहुल साहब। तो ये बड़ा अध्ययन करके बड़ा मजा हुआ कि इसके बाद से भारतीय किसान की दशा उस दशा में पहुंचती है जहां वो लगातार मजदूर होना, खेती बाड़ी छोड़ देना, वो उसके दस्तावेज लेखक प्रेमचंद हैं। क्रम से आप अगर देखें तो प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि और गोदान तक क्या ये दौर 1921 के आसपास आकर के जो बड़ा आंदोलन होता है किसानों का, वो है अवध का लगानबंदी आंदोलन, बाबा रामचंद्र दास के नेतृत्व में। और उस पर कर्मभूमि उपन्यास लगभग उसी पर लिखा गया है। वीरभद्र तरवाल ने थीसिस थोड़ी सी गड़बड़ है इस मामले में। प्रेमाश्रम में उन्होंने कहा, प्रेमाश्रम में वो छाया नहीं दिखाई पड़ती। प्रेमाश्रम में कोर्ट कचहरी का आंदोलन है, वो बाबा रामचंद्र दास का आंदोलन कोर्ट कचहरी का आंदोलन नहीं था। वो आंदोलन अगर आप कर्मभूमि उपन्यास को ध्यान देंगे तो अमरकांत के साथ आत्मानंद को आप सहजानंद सरस्वती मान सकते हैं। टेस्ट करें, आप खोजे तो मिल जाएगा, करेक्टर मिल जाता है। ये एक दौर, ये फेज है। लेकिन पहला सवाल जैसे उठता है कि जमीन जो है वो देश की है, सबकी है। जमीन का बंटवारा होना चाहिए और जमीन जिसकी है, जो जोते जमीन उसकी है, लैंड टू टीलर। ये नारा कुमिल्ला अधिवेशन में सहजानंद सरस्वती के 12 सूत्री मांगों में सीधे सीधे चार्टर में है। कांग्रेसी नेताओं में रफी अहमद किदवई ने ये बात, ये सवाल उठाया था 1939 के आसपास, 38-39 के आसपास की जमींदारों से जमीन लेकर के और इसको जो है वो जो लोग किसान हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए और जो जोते जमीन उसी की है, जमींदारी प्रथा का खत्म होना चाहिए। लेकिन ठीक उसी समय कांग्रेस के उस समय के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत, गाजीपुर में वो भाषण देकर के कह रहे थे कि जमींदारों को कांग्रेस से घबराने की जरूरत नहीं है, अगर उनकी जमीन ली भी जाएगी तो उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा। ये लड़ाई कांग्रेस के भीतर, कांग्रेस राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के भीतर ये लड़ाई उसी समय पैदा हो गई थी, क्योंकि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति खुद राजेंद्र प्रसाद जी बिहार जमींदार सभा के वो अध्यक्ष थे। बिहार में चकबंदी हदबंदी नहीं हो पाई जमींदारी रेवोल्यूशन के, तो वो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि उस पर पूरी तरह से जमींदार महासभा के ही जब वो सभी सबसे मजेदार तो फिर मैं साहित्य में चलूँ तो साहित्य, आप साहित्य के साथ जाते हैं तो मजा रहेगा आपको। राय साहब, सेवरी के राय साहब को याद करिए। सेवरी के राय साहब स्वराजी भी हैं सेवरी के राय साहब स्वराजी भी हैं और वो कई बार जेल भी गए हैं और वो जेल भी आए हैं। लेकिन उनके इलाके में किसानों की कोई खास अच्छी स्थिति है ऐसा कुछ नहीं है। स्थिति क्या है कि गरजने गुर्राने की अपेक्षा ऐसे ही अगर मतलब आ जाए तो क्या जरूरत है बकौल प्रेमचंद। तो ये एक बहुत ही मजेदार अध्ययन का विषय होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसके बाद 1952 में जो हुआ वो भयानक था। मैं आज दो तरह से सोचता हूं। मेरे दलित साथियों से भी अभी मैं शुरुआत ये की है कि अगर जमींदारी एबोलिशन ठीक से हुआ होता, जमीन का बंटवारा होता, तो भारतीय समाज की जो जाति संरचनाएं हैं वो भी ब्रेक होती, निश्चित ही ब्रेक होती, क्योंकि वो सारी चीजें जमीन के सवाल पर ही टिकी हुई थी। जाति प्रथा तो जमींदार के जमीन व्यवस्था के हिसाब से बनी हुई। प्रोफेसर रणधीर जी ने हाँ जी मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि लगातार मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जमींदारी एबोलिशन न होने के नाते भारत में जमींदारी एबोलिशन नहीं हुआ तो सामंतवाद का खात्मा नहीं हुआ, जमींदारी एबोलिशन नहीं हुआ तो भारत में जाति संरचनाओं का खात्मा नहीं हुआ, सामंती स्ट्रक्चर ध्वस्त नहीं हुए, चेतना का स्तर में बदलाव नहीं हुआ जी। और वो कैसे हुआ है उसका मैं ज्यादा उदाहरण देकर के मैं अपना उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं 1965 में पैदा हुआ था। 1965 में मेरे गांव में चकबंदी हो रही थी। सर गांव पर कहाँ पड़ता है?
मैं देवरिया जिले का रहने वाला हूँ। तो और मैंने अभी 2004 या 5 में 2001 में माता जी का निधन हुआ, तो 2005 में 2002 में मुझे लगता है कि गांव के अपना कुटुंब रजिस्टर देखने गया, तो उसमें से चढ़वा दें, तो वो मांग रहे थे कि ट्रांसफर करने के लिए, नाम बदलने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो करें, क्या नाम है, वो कुटुंब रजिस्टर की कॉपी लगाएं। तो मैं कुटुंब रजिस्टर की कॉपी देखा, तो मैं 1965 में मैं पैदा हुआ था, 1965 में मेरी शादी भी हो गई थी, 1965 में मेरे 4 बच्चे भी थे एक साथ सब, क्योंकि 12-12 एकड़ सबको जमीन चाहिए थी भाई, मेरी जमीन ज्यादा थी, करते क्या जमींदारी एबॉलिशन ऐसे हुआ, इसका उदाहरण प्रत्यक्ष उदाहरण में। तो आप सोचिए कि मतलब, और यही मेरे साथ नहीं है, बाद के दिनों में तो जो आंदोलनों में मैं गया, लड़ाई लड़ते हुए समझा जाना, तो उसमें तो गांव के सबसे बड़े लोगों को सारी खाद उन्हीं के जिम्मे थी, क्योंकि उनके घर के सब लोग गरीब थे। सोचिए ऐसी बनी। आप कल्पना करें कि इतना फेक काम हुआ इस क्षेत्र में। तो अभी तो सवाल यहां खड़ा था कि जमीन बटी नहीं, लैंड टू क्लियर का नारा लेकर के आंदोलन चलते रहे, उससे ऊब करके, थक करके, हार करके देश के किसानों ने हथियार उठा लिया। 1967 का इतना बड़ा आंदोलन जो पूरे देश भर में फैल गया आग की तरह से, नक्सलवादी आंदोलन, नक्सलवादी विद्रोह पैदा हुआ। इसके भी साहित्यिक अभिव्यक्तियां, ढेर सारी किताबें आपके पास हैं, 1000 अलीगढ़, ढेर सारी किताबें पढ़ा, आप लोगों ने सब पढ़ा होगा। लेकिन मेरा सवाल वहां पर है कि जमीन का वितरण ठीक से नहीं हुआ, और अभी भी स्थिति ये है कि कम से कम हरियाणा और उन जगहों पर ध्यान रखिए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, ये आपका जो क्या नाम है, सबसे बिहार, 40% जमीन जो है वो मठों के नाम से। आज अब लेकिन सवाल ये नहीं, सवाल ये कि एक फेज तो हम पूरा ही नहीं कर पाए। अचानक 90 के बाद एक नया तूफान पैदा हुआ। दुनिया में जो कुछ भी बिकने वाली चीजें सब इस देश के कॉर्पोरेट ने बेच ली। अब उसके पास हवा, पानी और जमीन बेचने की चीज, पंचतत्व वो भी बेच रहे आप, पानी बेचना शुरू हो गए, और पानी धीरे धीरे बिका। मैं लखनऊ में मैं पहली बार आया था, तो मैं चिड़ियाघर में गया था, बच्चा था मैं, तो मैं अपने छठवीं में पढ़ता था, तो मैं अपने 200 3 पैसे 5 पैसे में जो है वो पानी ऐसे गिरता था वहाँ चिड़ियाघर में। तो मैंने बताया सर पानी और आज जो है हम लोग पानी खरीद रहे हैं, अब रोज खरीदते हैं, तो तब नॉर्मल है, तो खराब ही नहीं लगता। जी। तो पानी पर तो कब्जा हो गया, बात खत्म हो गई, पानी पर तो झगड़े हुए हैं, आंदोलन हुए हैं। जी। वो बनवारीलाल शर्मा को लेकर के मैं भी वहाँ जो है वो कोका कोला फैक्ट्री के खिलाफ जो है वो धरना प्रदर्शन कर चुका हूँ। तो एक अलग सवाल, जमीन इतना बाजार है कि 1 एकड़ जमीन जो इसका काम जो 5 लाख रुपए है, उसमें 500 ईंटा खरीद करके गाड़ दीजिए, जो हम लोग सड़क के किनारे गाड़ दीजिए, और प्लाटिंग करते हैं, उसको स्क्वायर फीट में बदल करके आप बेच लीजिए, तो आप 5 लाख का जो है वो आप सीधे 50 लाख कर सकते हैं। जी जी, यही चल रहा है नहीं। इसके बाद सरकार को भी लगा कि बहुत जरूरी चीज है, इसको लूट लिया जाए, कूद दिया जाए इसको। जी जी। और कानून का स्थिति क्या है भाई साहब, जिन आंदोलन की चर्चा ही कर रहे थे, जब हम लोगों ने किताब पलटना शुरू किया तो कानून 1884 भूमि अधिग्रहण कानून 1884 के तहत अधिग्रहण हो रहे थे देश में। अभी मोदी जी ने कहा राहुल गांधी जो है माओवादी है, माओवादियों से रिश्ता इसका है। मुझे लगा कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छी बात कर रहे थे, कभी कभी कुछ सही बात बोलते, किसी वो आदमी बेवकूफ है, पप्पू है, जो भी है, जिसमें वो किया उसने पागलपन नहीं किया कि भट्टा परसौल में आंदोलन में गया वो, और उसने जो है वो बिल फाड़ा था उससे संसद में। उसके बाद जो बिल आया, वो बिल में उसने जो अधिग्रहण कानून को इतना एडवांस किया। जी जी, मतलब एडवांस क्या नहीं, जब वो बहस चल रही थी उस बहसों में हम लोगों ने भी लिखा, तुलनजान ने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी में भी था, तो मैंने कहा कि भारत सरकार का ये एक अद्भुत कानून है, जमीन अधिग्रहण कानून, जो तो एक तरफा है, हमसे पूछा भी नहीं जाएगा। मतलब नागरिक और राज्य और नागरिक के बीच के जो संबंध होते हैं वो संबंध बिल्कुल उल्टे थे। एक के पास कोई अधिकार नहीं, एक के पास सारा अधिकार है, जब चाहे तो आपकी जमीन लिया सकते
ये पलटा, और ये पलट करके जो भू अधिग्रहण कानून 1913 में आया, संसद ने पास किया, जिसे तो कानून के तौर पर लागू हुआ, उसमें 3 चीजें थी। 3 चीजें मैं नोट कर रहा हूँ, 4 चीजें, काफी चीजें उससे महत्वपूर्ण है, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज एक महत्वपूर्ण काम उसमें ये है कि आपकी सहमत 80% सहमत जी, उस और 80% सहमति में उड़ीसा में नीमच से लेकर के तमाम आंदोलन किसानों ने जीते, अधिग्रहण को रोका, पास्को जैसी कंपनी को भगाया नीमच में। पहली बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसी कानून के निमित्त 22 जगहों पर कोर्ट जो है आदिवासियों के बीच गई, और आदिवासियों ने कहा कि हमें नीमच नहीं देना है, हमें विकास विकसित मत करिए, और 80% सहमत नहीं हुई तो वो लौटना पड़ा। दूसरा ये कि अधिग्रहण करते समय जो भूमि की एरिया सर्किल रेट है, उसके जो है वो चौगुने कीमत आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि हमेशा बिल्कुल। तीसरा, इसके साथ विस्थापन होगा, विस्थापन के साथ आपको कम से कम एक परिवार, एक व्यक्ति को, उस जमीन के मालिक को, एक व्यक्ति को 3000 रुपये महीने अनंत काल तक, अनंत आजीवन आपको देते रहना होगा। ये एक चीज आई। लेकिन ये तमाशे अधिग्रहण का मैं इसलिए कह रहा हूं कि जमीन कहां तक हम लड़ाई लड़ रहे थे कि जमीन जो जोते उसके हिस्से जाए, कहां पहुंच गए, जहां जिसमें धीरे धीरे अच्छा या बुरा, जिस कुछ जगहों पर चीजें हुई, जैसे ओबीसी का सवाल आता है। मुझे याद है कि गौतम नवलखा ने सांचा नाम का एक पत्रिका निकाली थी। सांचा के अंक 3 में चौधरी चरण सिंह और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के पर जो है केंद्रित अंक था। उसमें एक अच्छा खासा विश्लेषण था गन्ना किसानों को लेकर के, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जमीन के हदबंदी चकबंदी के बाद और पीजेंट के घरों में थोड़ा सा ताकत आई, खुशहाली और ताकत आई, क्योंकि वो पंपिंग सेट ओनर, ट्रैक्टर ओनर होकर के थोड़ा सा खेती में बदलाव दिखाई दे रहा था। वो कितना किर्लोस्कर पैदा हुआ वो अलग विषय का मुद्दा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले इंडस्ट्रीज को कितना फायदा हुआ, वो एक अलग सवाल है कि वो अलग है। वो उनकी पूंजी में 200 गुना से लेकर के और 400 गुने तक वृद्धि हुई। किसान की उपज में कितनी वृद्धि हुई, उसके लाभ में कितना वृद्धि हुई, वो अभी अलग है, वो एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। हम ये करें कि थोड़ा राहत मिली उसको, तो वो एक फाइटिंग मूड में आया और उसने सत्ता में हिस्सेदारी मारी कि नहीं ठीक है, हम भी हैं, हमारी भी औकात है, हमारे घर में भी 2 भैया, हम भी थोड़ा टन है, लड़ेंगे। वो फाइट करना शुरू किया। पंजाब का किसान अकाली आंदोलन कहता लड़ाई, सत्ता में हिस्सेदारी करेंगे, हमको अलग देश चाहिए। ये चीजें जो है पैदा हुई ग्रो की। दलित आंदोलन इसीलिए बहुत सारा नहीं हुआ कि उसके पास वो ताकत क्रिएट करने में बहुत टाइम लगा या नहीं पैदा कर पाया वो, इसलिए वो आंदोलन तब उस तरह से फाइटिंग मोड में नहीं पहुंच पाया। ये बात तो थोड़ा समझना पड़ेगा कि जमीन का सवाल है। लेकिन उसके बाद जो विपत्ति की तरह से आया कि जमीन, कारपोरेट के लिए जमीन चाहिए, और कारपोरेट को जमीन चाहिए और बैंक से पैसा चाहिए, तो वही चीज उसको, उसका कुछ नहीं लगेगा, वो फिर उसके बाद बाकी काम खत्म। दादरी, भट्ठा परसौल, दादरी, नीमच, ये हजार उदाहरण हैं आपके सामने। क्यों आप आदिवासियों को जो है अच्छा करना चाहते हैं भाई, मेन मुख्य धारा मिलाना चाहते हैं। कोई वो बनमानुस है, उनको मुख्य धारा मिला रहे हैं, उनका अपना सेंटर है, वो अपनी तरह से खेती कर रहे हैं। क्यों, उनका मामला नहीं है, उनके पास तो जमीन है, जमीन के नीचे खनिज पदार्थ, असली नजर तो सावधान नीचे आ गए। तो बहुत मजेदार है ये फिनोमेना, इसको समझना। इसमें मुझे याद आ रहा है कि 1990-91 में मैं एक्टिविटी में जीएन झा में लाल बहादुर वर्मा के नेतृत्व में एक हम लोग सेमिनार कर, जी गंगानाथ और मैं बोलने को खड़ा हुआ तो वहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग कहे जाते हैं, IAS ऑफिसर की तैयारी करने वाले लोग विद्यार्थी होते हैं, काफ़ी तेज तर्रार होते हैं लोग। तो उन्होंने कहा कि आप हर चीज़ को संदेह के निगाह से क्यों देखते हैं। तो फिर क्या यार, मैंने देखा कि यूरोप में डंकन ड्राफ्ट की बात हो रही थी, डंकन ड्राफ्ट बनाए जी वही 90 के आसपास जी उसी को, तो डंकन ड्राफ्ट पर चर्चा कर रहा था। तो मुझे भी ये पता नहीं था कि इसके असर क्या हो। सच ऐसा कोई भविष्य वक्ता तो होता नहीं है,
भाई आपको समझ में आ रहा है कि ये बीज वाला चक्कर कुछ गड़बड़ा रहा है, ये बौद्धिक संपदा कानून क्या है, इससे क्या होगा, हाँ इससे क्या होगा, कुछ एनालिसिस हमारे पास कोई परफेक्ट एनालिसिस नहीं है। अभी हमारे पास कोई परफेक्ट एनालिसिस किसी चीज के लिए नहीं है। मैं ऐसा विद्वान नहीं हूँ, मैं क्या कहते हैं पहुंचा हुआ फकीर नहीं हूँ। सब लोग जानते कोई ऐसा नहीं है। हर डे टू डे के नॉलेज से आदमी जो है अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। नियत पूर्व की उनकी प्रवृत्ति। तुमने कहा पहले भी उन्होंने ऐसा किया है, कोई लाभ का काम तो उन्होंने किया नहीं, वो इसलिए गड़बड़ है कि वो कुछ डाउट है। लेकिन मैं उसके 2 साल बाद आकर के बीज के निपुता बीज की एक श्रेणी में बताई कि बीज की एक श्रेणी ये भी है जो निपुता है, जो एक बार बोई जाएगी। अब देखते देखते 1.25 सेर गेहूं की कहानी एक दूसरे फिनोमिना में पहुंच गए कि अब तो 1.25 सेर गेहूं बीज देने का मामला ही नहीं बना। अब तो बीज जो है आपको हर साल खरीदना ही करना। वो कीमत कितनी है आप कल्पना नहीं कर सकते। जो हमारी सहकार की चीजें थी, ताकत थी हमारी, जिसके हम एक दूसरे से लेकर के वस्तु विनिमय का जो एक बहुत ही गांव का बहुत ही पिछड़ा सड़ा स्ट्रक्चर था, अब तो कैशलेस दुनिया में उसे ढकेल दिया गया है। लेकिन अब वो भी इतना दूरी तय कर लिया हमने, और इसके बाद बीज का वो दौर इतना भयावह आया कि किसान लड़खड़ा गया, लड़खड़ाया। और इन लोगों ने कॉटन, बीटी कॉटन और इन लोगों के चक्कर में वो तो ये जो उपन्यास है आपका फांस में उसकी तस्वीरें बहुत अच्छी तरह से उकेरी गई हैं कि बीज, पानी, इसके बाद बढ़ता लागत मूल्य, पेस्टिसाइड्स और सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड जो जमीन के लिए खतरा है, जो हमारे सेहत के लिए, जिंदगी के लिए खतरा है, उसका इतना मतलब इस्तेमाल हुआ और इतना लागत इतनी बढ़ गई, इतनी लागत बढ़ी और समर्थन मूल्य बढ़ा ही नहीं। मैं अभी आंकड़ा देख रहा था, मैं अभी भूमि अधिग्रहण कानून पर मैं एक अभी टिप्पणी दस्तक में एक नए अंक में मैंने लिखा है, अभी दस्तक के नए अंक में लिखा, तो मैंने वो बताया कि 1914 में सरकार बनने के बाद सरकार ने पहले बिल को अगर टच किया तो वो भूमि अधिग्रहण बिल है, पहला बिल है। और 1918 तक आते, 1914 में संशोधन हुआ, 1915 में संशोधन हुआ, 1917 में संशोधन हुआ, 1918 तक आते आते उस बिल की आत्मा निकाल दी गई। बिल अब फिर 1874 पहुंच गया। मतलब आपको सहमत का सवाल जो है उन्होंने आधा किया पहले, उसके बाद उसके लिए कहा नहीं, सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि उसमें सेना को छोड़ करके बाकी चीजों के लिए, आप अधिग्रहण के लिए वो सारे कानून लागू होगा। सेना के साथ उन्होंने औद्योगिक विकास को लगाया उसमें, औद्योगिक विकास है तो कॉर्पोरेट आया उसमें, कॉर्पोरेट आया, सहमत को घटाया उन्होंने, इसे विकास अवरुद्ध हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, विकास अवरुद्ध हो रहा है। अब विकास अवरुद्ध करने के इंडस्ट्री लगाना उसमें जरूरी है, इंडस्ट्रियों को जमीन नहीं मिल रही है। अब उनका जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो क्या कहते हैं, वो बुलेट ट्रेन वाला, वो किसानों ने रोक रखा है क्योंकि किसान जमीन देने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन उसके लिए क्या किया, कानून दर कानून उसको खत्म। अच्छा क्या है कि संसद में खुली बहस हुई नहीं इस पूरे उस पर, कहीं और नहीं जाने की जरूरत है। आप नेट पर सर्च करके अधिग्रहण कानून के तीनों चारों ड्राफ्ट को देखें तो और पूरा का पूरा खत्म कर दिया, उसके आत्मा मारना। अध्यादेश तो है, अध्यादेश खत्म। तो ये तो एक दूसरा फेज है। फर्स्ट फेज में किसानों ने भारी मात्रा में आत्महत्या की। तो अब 50% सहमत चाहिए, 80 से 50 करते, 50 से आपका और 33% है। अभी वो पेज समझना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो तो अभी तो हम लोग राम जन्मभूमि बना रहे, राम मंदिर बना रहे हैं ना। अभी तो हम लोग हनुमान जी सूत्र थे कि नहीं सूत्र, इस पर बहस करते हैं। अभी तो ढेर सारी बहस है, हम लोग वो बहस चर्चा तो हो जाए, क्योंकि हमारे पास कहाँ पूछता था सरकार क्या कर रही है इस पर, किसानों पर तो यही काम हुआ। मैं देवा, एक छोटा सा हमारे यहाँ ब्लॉक देवासरी ब्लॉक, देवा ब्लॉक, उस ब्लॉक में अचानक पत्थर गिरा और आलू की फसल बर्बाद हो गई। और आप जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड पर बीमा होता है, फसल बीमा होता है, और फसल बीमा को लेकर के शुरुआत हम लोगों ने की तो बहुत आंदोलन करके समझते भी ही लगा कि अभी आप साईनाथ ने कहा कि राफेल से बड़ा घोटाला जो है वो फसल बीमा में हुआ, मतलब वो हुआ है नहीं, वो अनंत काल से चल रहा है। मैं कांग्रेस और इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अनंत काल से चला आ रहा है। क्योंकि ऐसा है कि सबसे मजेदार है कि मैं मोटरसाइकिल खरीदा, मोटरसाइकिल इंश्योर्ड है, उसका हेडलाइट टूट गया तो मैंने क्लेम किया, हेडलाइट का 500 रुपया आप वसूल सकते हैं, ठीक है, मैं ओनर हूं, मैंने पैसा दिया, मैंने इंश्योरेंस करा।
जमीन का मामला क्या, फसल बीमा का क्या है कि फसल बीमा की यूनिट जो है वो तहसील है। अब पूरी तहसील जब बर्बाद हो जाएगी और 50% जब बर्बाद हो जाएगी तब वो क्लेम के दायरे में आएगा, तब माना जाए कि खबर बर्बाद हो नहीं। और वो सर्वेयर जो आता है, बंधुवर मोटरसाइकिल और कार का जो सर्वेयर आता है, सर्वे नहीं आता है, वहां तहसील का राजस्व कर्मचारी लिखेगा कि कितना नुकसान हुआ। हालांकि 14 में 15 में आकर के जो है यूनिट थोड़ा बदली, कैश क्रॉप्स के लिए खेत भी तय हुए, लेकिन इसकी स्थिति ये हुई है जो आज साइनाथ जो बोल रहे हैं वो साइनाथ बोले कि उसे तय हुआ, लेकिन आप दिक्कत है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सहमत से वो मूल्यांकन होगा। तो 3 स्तर पर हुआ कि अगर आपने कैश क्रेडिट कार्ड से कैश वो लिया, लोन लिया, 2 लाख लोन लिया, तो बीमा की राशि पहले काट ली गई, वो बीमा की राशि इंश्योरेंस कंपनी तक पहुंची कि नहीं पहुंची। उसके बाद अगर आपका नुकसान हो गया तो आप जाके खड़ा हो गए, तो आप दर भटक रहे हैं, कहीं पता ही नहीं है कि आपका बीमा की राशि गई कि नहीं गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई डाटा है ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार की जो सबसे जो ऑडिट कमेटी सीएजी की रिपोर्ट है कि कोई डाटा ही नहीं कि फसल बीमा में कितना पैसा लिया गया, कितना पैसा क्या हुआ, क्या उसका मुआवजा आज तक नहीं मिला। मैं इसका दबाव हो सकता हूँ कि मैं मुआवजे की लड़ाई लड़ चुका हूँ 20 बार लड़ चुका हूँ, और लड़ाई में हमेशा फेल होता हूँ, इसलिए कि उसे पता ही नहीं चलता कि कैसे क्या होगा। अंतोगत्वा जो है वो जिलाधिकारी अपने कोष से कह देता है भैया तुम बात करो, हम खत्म करो, तुम 5,000 दे रहे, 10,000 दे रहे, तुम हमारी जिंदगी छोड़ दो, तुम बांट रही होगा। मतलब ये स्थिति है। तो आपकी बिंदु जोड़ना चाहता हूँ। हाँ, महाराष्ट्र से हूँ। आपके यहाँ पर जो फसल की बीमाएं जो मिलती है, तो हमारे यहाँ पर तो एक जगह ऐसी स्थिति आई थी कि ये फसल बीमा के साथ जो भी ऋण मिला है, तो उसमें बड़े बड़े जो भी किसान है उन्होंने जो भी बड़ी बड़ी जो भी फैक्ट्री है या कार दी है या जो भी कुछ दिया है उसके भी बिल माफ हो चुके। उसी में उसके माफ जो ऋण माफी जो होती है ना, तो उसमें करीब करीब एक जन के ऐसे कई उदाहरण जिससे 80-80 करोड़ रुपया इतने माफ हो चुके हैं। यानी उन्होंने जो बैंक वालों के साथ मिलकर जो किया है ना, ये सब ये हुआ। और ये अभी बाहर आया था, लेकिन बीच में बाद में इसे क्यों रोका? ऐसे कई ऋण माफी योजना की बात कर रहा हूँ, ऋण माफी घोटाला बता रहा हूँ कि गाड़ियों की यानी कार जो उसका ऋण माफ लेने कृषि के ऋण में, ये बात है। वो ठीक है, वो तो ये बात है भ्रष्टाचार अभी जो बात नहीं, मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो नियम पूर्वक बात कर रहा हूँ, मैं तो नियम की बात कर रहा हूँ। मैं भ्रष्टाचार इसके बाद क्या भ्रष्टाचार होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, नियम की बात कर रहा हूँ, नियम और नियत की बात कर रहा हूँ। जिसका होना चाहिए वो उसका भी होने की नियम और नियत की बात कर रहा हूँ मैं, कि नियम ये है इसलिए नियत पर संदेह में खड़ा कर रहा हूँ। मेरा मामला दूसरा है, मैं अभी भ्रष्टाचार पर नहीं था, भ्रष्टाचार में क्या कौन किसने लिया, कितना राहत मिलती है। एक सवाल मेरे और सारे वामपंथी साथियों के बीच अचानक मैं गड़बड़ा जाता हूँ इस बात को लेकर के, उसमें ये है कि लाभकारी मूल्य का सवाल, तो उस पर बात करना, बस मैं अपनी बात करता। तो मेरा कहना था कि एक तो लड़ाई का विषय दूसरा था, लड़ाई का विषय दूसरा था, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, और आते आते इतनी सारी समस्याएं आ गई कि हमारे सामने कुछ रास्ता नहीं रहा। लेकिन 1914 से 15 से प्रयास करते हुए ढेर सारे किसान सभाओं ने, किसान के छोटे छोटे यूनिट्स ने मिल करके, पहले तो 2 ही महत्वपूर्ण संगठन, शेतकारी संगठन दुब्बा स्वामी और टिकैत के संगठन थे, सक्रिय थे, पंजाब के कुछ लोग थे। लेकिन ये हुआ कि इन संगठनों से परे हट करके ढेर सारे लोगों ने मिल करके एक पूर्ण किया, 206 लोगों ने, और वो 2 साल से लगभग ये आंदोलन चला रहे हैं और किसानों में जागृति और चेतना का सवाल उठा रहे हैं। और वो महाराष्ट्र के लॉन्ग मार्च और अभी दिल्ली का मार्च और पूरे देश की किसान यात्राएं और तमाम जोड़ करके उन्होंने साहस भरने की कोशिश की है कि अगर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो जाती है, जिसका पहले एपिसोड में पहला ही वाक्य कि किसी भी कीमत पर कृषि योग्य जमीन का 1 इंच भी अगर अधिग्रहित किया जाता है, औद्योगिक काम के लिए लाया जाता है, तो हम भारत को भुखमरी के दलदल में ढकेलने के लिए बाध्य होंगे। 2006 स्वामीनाथन कमेटी लाभकारी मूल्य पर मैं लौट रहा हूँ, बस सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ, मुझे और नहीं करना है। इसके बाद मैं बात करूंगा कि अभी जो है वो लगातार हम लोग अभी निगाह है कि किसान का कर्ज माफ क्यों होना चाहिए,
कर्ज माफी क्यों होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, वो तो हम लोग अभी कर लेंगे क्यों होना चाहिए, आपके सवालों का मैं आमंत्रित करता। लेकिन आज की तारीख में मैं किसी और दूसरे का उदाहरण नहीं दे रहा हूं। मैंने कहा कि मैं दूसरे घर क्यों देखूंगा, मैं अपना घर देखा, मैं अपनी बात बता सकता हूँ आपको कि मेरे घर में अनाज पर जो खर्चा होता है मेरे बाथरूम से ज्यादा, बाथरूम से कम का खर्चा। मैं सीधा जितना फेस वॉश लगता है मेरे घर में, मेरी बिटिया है, पत्नी है और बच्चे हैं, जो भी ये कर रहे हैं, तो जितने का साबुन हो, जितने का शैम्पू, जितने का पता नहीं क्या क्या उसमें रखा हुआ है, मतलब मैं कुछ चीजों से बहुत ज्यादा मेरा जानकारी नहीं है। तो लेकिन ये कि अनाज की कीमत और अनाज की कीमत भी अभी भी तुलनात्मक रूप से देखें तो मैं बता सकता हूं आपको कि 1978-79 तक मैं खेती करता रहा, तो 78 में 78 में ठीक है, 78 में 318 रुपए तोला सोना था, 122 रुपए कुंटल गेहूं था। आज आप दोनों का रेशियो लगा लीजिए, इसके बाद बताइए किसान कहाँ है। 328 रुपए तोला सोना है, 318 रुपए तोला सोना, 122 रुपए कुंटल गेहूं, ये 78। और अगर नौकरी मैं 78 में मेरी बहन की शादी हुई थी, मैं एक नौकरी की बात करें तो केस की क्लास 1 हो या क्लास 2 भी हो तो उसकी 200 रुपए या 300 रुपए तनख्वाह है। अब उनकी तनख्वाह देखो कहाँ तक गई है, हमारी भी अब तनख्वाह का सवाल तो बाद में हम सवाल उठा रहे हैं। आप उसके कैश, उसके क्रॉप की कीमत की बात मैं कर रहा हूँ, लागत का सवाल उठाया जाएगा, जबकि 1 रुपया 32 पैसे लीटर डीजल था और बिजली माफ थी, तो पानी का पैसा नहीं लगता था, ये भी तो है। आप जोड़ना पड़ेगा आपको, खाद जो है तब 22 रुपए यूरिया थी, ये भी तो जोड़ना पड़ेगा कि लागत मूल्य को देखिए, तमाम चीजों को देखिए, ऐसा नहीं। मैं दूसरी बात कर, मैं पूरा करूंगा बात पूरा करूंगा, उसके बाद आपके सारे सवालों का जवाब। मैं दूसरी बात कर रहा था कि अगर अनाज की कीमतों में वृद्धि होती है, सिर्फ इतनी बात मैं कहना चाहता हूं, तो क्या कौन सा विपत्ति पड़ जाएगी जिस पर जो है वो हाय तौबा मची हुई है, हाय तौबा मची हुई, और कहते हैं कि मार्केट, जैसे सबसे बड़ा सवाल अभी आया कि हमारे कृषि मंत्री ने कहा, पहले तो सरकार आई है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने के सवाल पर कि 1 साल के अंदर लागू कर देंगे। दूसरा, हमारे कृषि मंत्री ने कहा कि इससे मार्केट और तमाम चीजों में हो जाएगा, लागू नहीं हो सकता है। हमारे वित्त मंत्री ने अभी पिछले संसद में कहा कि हमने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट तो लागू कर दी है। अब क्या बताइए, अब लाभकारी मूल्य का सवाल क्या होगा कि लाभकारी मूल्य अगर आप देते हैं तो आपके किचन के खर्चा थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन आपके तमाम जो तमाशे हैं थोड़ा सा घट सकता है, आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। आप कहेंगे खेत मजदूर मर जाएगा, सरबरा, हमारे कॉमरेड लोग बहुत नाराज होते हैं। वो मोहन सिंह पैलेस पर बातचीत हो रही थी, मेरे ढेर सारे फिलहाल के साथी लोग बैठे हुए, राजेश उपाध्याय बड़ा खेत पर, वो गरिया हो जाए बेटी बुजुआ और सामान तो जमींदार, पुराना जमींदार हरा नहीं होता, ये क्या कर लिया बोला कि तुम चला 40% जो है वो 36% सरबराह मर जाएगा। कि किसने कहा? पहला वाक्य में तुम जमीन बंटवारे की बात को लागू कर भाई, तो 36% जमीन बंटवारा कर, इसके बाद देख कैसे इसका सरबराह मरता है। और फिर इंडस्ट्री में मुनाफा इतना होता है तो अपने सरबराह को मरने दिया इंडस्ट्री ने, तो क्या धनी किसान या कुल जिसको लेकर के सारी पॉलिटिक्स है, क्या वो अपने काम खेत में काम करने वाले को मरने देगा? वो उसको पैसा मिलेगा तो जाएगा कहां पैसा उसका? वो जाएगा तो उसी घर में। अगर वो कैश, अगर मान लो कैश नहीं देता है, विनिमय में देता है, तो अगर 5 किलो चावल देता है, अगर एक दिन काम करने का 10 किलो चावल देता है, तो चावल की कीमत अगर मान लो कि 70 रुपए किलो होगी तो उसको पैसा तो मिलेगा। बहस का मुद्दा ही नहीं है। बहस का मुद्दा है कि देश का जो मिडिल क्लास है, हाई मिडिल क्लास है, उसका जो है उसके अयासियों पर रोक लगेगी, उसके पास पैसा नहीं होगा, और उससे चलने वाला जो सेवा उद्योग है, जो सेवा उद्योग है आजकल, वो सेवा मसाज सेवा से लेकर के और सुई सेवा तक है, वो सेवा उद्योग पर प्रतिबंध लगेगा, उसका पैसा नहीं बचेगा। ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को देखो, जो बिना कमाए, बिना कुछ किए कमा रहे हैं, उनके खर्चों में कमी आएगी, उनके अयासी में कमी आएगी। जो कला जो है वो ब्रांडेड में, माफ चाहूंगा क्योंकि मैं भी ब्रांडेड हूँ,
तो वो मेरे बेटे की चीजें मैं खरीद नहीं सकता, मैं डर जाता हूँ खरीदते समय, इतने पैसे का कैसे खरीदूंगा। तो ये एक अलग बात है कि तो जो ब्रांडेड नियम बने हुए हैं वो कपड़ा उद्योग जब कभी इसका सुझाव लाएगा तो बुनकरों की समस्या पर चर्चा हो, इस पर बात की जाएगी क्या तमाशे में। लेकिन मैं ये संकेत कर रहा हूँ कि समस्या दर समस्या खत्म नहीं हुई और दूसरी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। और ऐसे में जो चेतना के स्तर पर आंदोलनों से एक चेतना पैदा होती है, वो चेतना शायद फैले, क्योंकि घर लौटने के बाद हम फॉरवर्ड होते हैं, बैकवर्ड होते हैं, किसान नहीं रहते हैं, हम हिंदू होते हैं, मुसलमान हो जाते हैं, हम तमाम तरह के सवालों पर सोचने लगते हैं। जैसे हम सोचते हैं वैसे किसान भी सोचता है, वैसे मध्य वर्ग भी सोचता है। तो अभी आज और कल के किसान आंदोलन और किसान संघर्ष की विजय तो नहीं, लेकिन चेतना का स्तर उन्नत हो। और फिर एक बार कि आप हिंदी के अध्यापक हैं, साहित्य के विद्यार्थी हैं, संवेदनशील लोग हैं, कहा जाता है ऐसा है। मैं कौन होता हूं किसी पर आरोप लगाने वाला। कहा जाता है तो अच्छा ही कहा जाता है। तो प्रेमचंद ने कहा था कि किसान इस देश का सौतेला बेटा है। आज तो सौतेला बेटा भी नहीं, घर से बाहर निकाला गया बेटा है। धन्यवाद। बेदखल किया बेदखल किया